हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग KBS के एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है अनुशासन की शक्ति, जो आपको ऑन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अनुशासन की क्या क्या शक्तियां हैं, किस तरह से अनुशासन के माध्यम से किस बच्चों को किस तरह बताया जा सकता है, कौन से अनुशासन होते हैं, किस तरह के अनुशासन किस पे प्रभावकारी होते हैं, किस तरह के अनुशासन विद्यालय में लागू किए गए हैं, कौन सा अनुशासन किस तरह के कार्य करते हैं, इसके बारे में हम लोग सारी जानकारी आज जानेंगे कि अनुशासन होता क्या है, कि अनुशासन के मीन्स क्या कार्य करता है, अनुशासन हो कैसे पाता है, इस विद्यालयों में अपने बच्चों के प्रति कैसे अनुशासन कार्य करता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अनुशासन की जो शक्ति होती है वो किस प्रकार से अपना फंक्शन करती है, किस तरह से अपना कार्य करती है। ठीक, तो सबसे पहले जानेंगे अनुशासन। अनुशासन शब्द किस शब्द से बना है? अनुशासन शब्द किस शब्द से बना है भाई? तो अनुशासन शब्द जो है, अनुशासन शब्द जो है किससे बना है? ये लैटिन भाषा से। किस भाषा से? लैटिन भाषा के वो कौन सा शब्द है जो लैटिन भाषा से बना है भाई? कौन सा वो शब्द है लैटिन भाषा का? DC प्लस, यानी DISECSCI DCPULUS, DC पल्स। ठीक, DC पल्स से बना है। ये C है, एक बार साफ साफ लिखते रहो, इससे आपको न दिख रहा हो। DISCIPULUS, DC पल्स शब्द से बना है। DC पल्स शब्द क्या होता है भाई? DC पल्स शब्द क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता क्या है DC पल्स का? डिसिप्लिन कहते हैं ना, अनुशासन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? डिसिप्लिन कहते हैं। लेकिन ये अनुशासन शब्द लैटिन शब्द से बना है। लैटिन के किस शब्द से? DC पल्स से। और इस DC पल्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या होता है? अगर आप जानते हो तो बता दीजिए। अगर इसका शाब्दिक अर्थ आप जानते हो तो बता दीजिए। कहा जाता है शिष्य या छात्र या शिक्षक का अनुगामी। कहा जाता है शिष्य, छात्र या शिक्षक का अनुगामी। शिष्य कहिए, छात्र कहिए या शिक्षक का अनुगामी कहिए, ये चीजें हैं डिसिपल्स का, ये शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? अब कहते हैं कि डिसिप्लिन जो होता है, अंग्रेजी जो वर्ड है, इसमें क्या चीज़ें कही गई हैं? तो इसमें ये कहा जाता है समाज में जो व्यवस्था बनाई गई होती है, जो समाज में व्यवस्था बनाई गई है, उससे हम अनुशासन से नियंत्रण में रहते हैं, उससे हम आज्ञाकारिता में रहते हैं। जब हम समाज के साथ अनुशासन में रहते हैं, नियंत्रण में रहते हैं, आज्ञाकारिता का पालन करते हैं, तो ये एक तरह का सामाजिक माहौल स्थापित हो जाता है, जिस सामाजिक माहौल में हम अपना क्रियाकलाप बड़े आसानी ढंग से कर सकते हैं, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। हम अपने जितने भी कार्य होते हैं समाज में कर सकते हैं। किसके डर से भाई? अनुशासन के डर से। अगर हम अच्छा अनुशासन, मतलब कि अनुशासन का पालन करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम समाज में रहने के लायक हैं। अगर हम मतलब अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो समाज हमको क्या करेगा भाई? किसी न किसी तरह का दंड का विधान किया गया है समाज में। अगर हम असामाजिक कार्य करें, अगर सामाजिक कार्य करते हैं तो समाज में रहने के लिए हम बहुत सारे मौके हैं। समाज में हम रहेंगे और अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे और समाज में हम हंसी खुशी रह सकते हैं। लेकिन असामाजिक कार्य हम समाज में करते हैं तो हमें समाज में
कि यही अनुशासन जो है, नियम कानून जो बनाए गए हैं, अगर हम नियम कानून का पालन नहीं करते हैं, जो हमारे अंदर अनुशासनहीनता पाई गई है, तो उसके लिए दंड का भी विधान किया गया है। दंड अलग अलग तरीकों के होते हैं और उसके जैसा आपने जो भी गलत कार्य किया होता है, जैसा भी आपने गलत कार्य किया होता है, उसी के अनुसार दंड का विधान किया गया होता है। और वो दंड का विधान क्या कहलाता है? अनुशासन। अगर हम अनुशासन में रहेंगे तो जो भी कार्य हमारे पास हैं, जो भी क्रियाकलाप हमारे पास हैं, वो हम कार्य ठीक ढंग से करेंगे। अगर हमारे अंदर अनुशासन नहीं है तो किसी भी कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरह हम विद्यालय में रहते हैं तो विद्यालय में हमारे लिए सबसे जरूरी क्या चीज़ें हैं? अनुशासन। अगर हम अनुशासन के माध्यम से विद्यालय में रहते हैं तो हम अच्छे ढंग से अपना कार्य कर सकते हैं, यानी हम अपनी बात को टीचर से कह सकते हैं, टीचर हमसे अपनी बात कह सकता है। ठीक, एक हम उदंडता नहीं करेंगे, हम पढ़ने आए तो विद्यालय में सिर्फ पढ़ेंगे, पढ़ के आराम से हम अपने घर पे जाएंगे। ऐसा नहीं काम करेंगे कि विद्यालय में आने के बाद हम हो हल्ला करेंगे, झगड़ा करेंगे, किसी को गाली देंगे। ये सारे अनुशासनहीनता है। तो आप का विद्यालयों में रहेंगे तो एक अनुशासन से बंधे होते हैं कि टाइम से स्कूल पे आना है, एक यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म पहन के आना है, अलग अलग टाइम टेबल होगा कि इस घंटे में ये सर आएंगे, इस घंटे में ये मैडम आएंगी। इन पूरा एक चक्र बनाया गया होता है कि जो भी आपके स्कूल टाइम से स्कूल ऑफ तक एक टाइम बनाया गया होता है, आप उस टाइम के अनुसार पढ़ते हैं। और पढ़ते कैसे हैं? एक अनुशासन के अनुसार पढ़ते हैं। ये नहीं कि सर के कंधे पे ऐसे रख देते हैं, सर चला जाए चाय पीने। भले से सर मान लीजिए आपके घर के ही क्यों ना होते हैं, भले से एक कहा जाता है कि एक पिता होता है और एक पुत्र होता है, और पुत्र उसी विद्यालय में पढ़ता है जहां उसका पिता टीचर होता है, लेकिन पुत्र क्या वहाँ पे क्लास में पापा कहता है क्या कि पापा ये सवाल नहीं आ रहा है, चाहिए ये चीज़ें नहीं आ रहा है? नहीं, क्योंकि वही अनुशासन है। यही अनुशासन हमको ये बताता है कि विद्यालय के गेट के अंदर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, वहाँ पे पिता पुत्र की जोड़ी शिष्य और गुरु के रूप में तब्दील हो जाती है। जैसे ही बाउंड्री वाल के बाहर आते हैं, वो जोड़ी फिर पिता पुत्र के रूप में हो जाती है। यानी हम क्लास के कंपाउंड के अंदर जब भी रहेंगे तो गुरु शिष्य की तरह ही रहेंगे, भले से हम पिता पुत्र की जोड़ी क्यों ना। क्यों? यही अनुशासन की शक्ति है जो एक पिता पुत्र की जोड़ी को विद्यालय कैंपस के अंदर शिष्य और गुरु की मान्यता दे देती है। भले से क्यों ना वो क्लास में उसका पुत्र पढ़ रहा हो और अपने पुत्र को ही सारे लोगों के साथ पढ़ा रहा हो, तो भी ये अनुशासन शक्ति बताती है। तो यहां तक किसी को कंफ्यूजन? कहा जाता है शिक्षक के आज्ञा का पालन करना ही अनुशासन है। यानी विद्यालय के अंदर शिक्षक के आज्ञा का पालन करना ही अनुशासन है। जब भी हम शिक्षक जो भी कहता है बात, अगर हम वो बात मानते हैं तो हम बहुत अच्छे विद्यार्थी बनेंगे। शिक्षक कहता है टाइम से स्कूल आओ, जाहिर सी बात है हम उसकी आज्ञा का पालन करें। आप यूनिफॉर्म में आओ, ठीक है हम उसकी ये बात मान रहे हैं। आप नहा धो के आया करो, हम उसकी बात मानते हैं। अच्छे से विद्यालय में आके बैठा करो, अपनी जो भी कापियाँ हैं होमवर्क करके लाया करो, जो हम पढ़ा रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा वो पूछा करो। ये सारी चीज़ें क्या है? हम शिक्षक के अगर आज्ञा का पालन करते हैं तो वही हमारे लिए अनुशासन है। अगर शिक्षक कहे कि कल 10 बजे आना है तो सारे लोग कहें कि नहीं नहीं 11 बजे हम आएंगे, तो क्या उस तरह का अनुशासन काम कर रहा है? बिल्कुल वहाँ पर उस तरह का अनुशासन कार्य नहीं कर रहा है। यानी वहाँ पर शिक्षक के आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर अनुशासन नहीं है। अगर जहाँ पे आज्ञा का पालन होता है वहीं अनुशासन माना जाता है। अब बात करते हैं अनुशासन के प्रकार। अनुशासन के प्रकार भी होते हैं। अनुशासन के प्रकार, एक एक प्रकार की हम बात करते चलते हैं। शायद आप जानते हो अनुशासन के प्रकार। अनुशासन के कितने प्रकार होते हैं भाई? अनुशासन के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन उसमें से हम कुछ मुख्यतः प्रकार को चुनेंगे जो आपके KBS के पेपर में कहीं ना कहीं वो आया है। अनुशासन जो है, अनुशासन की शक्ति, हम उसी को चुनेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो आपके सिलेबस में आया हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
प्राकृतिक अनुशासन, प्राकृतिक अनुशासन। प्राकृतिक अनुशासन क्या होता है भाई? प्राकृतिक अनुशासन क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा। ये कह सकते हैं, ये पहला प्रकार प्राकृतिक अनुशासन क्या होता है। इसमें कहा जाता है बच्चे पर किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं लागू किया जाता है। इस पे कहा जाता है कि बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं दिया जाता है। कहा जाता है इस पर बच्चे पर किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं दिया जाता है। यानी इसमें क्या कहा जाता है, बालक को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। बालक अपने स्वतंत्र रूप से वो कार्य करता है, स्वतंत्रता के साथ अपनी बात कहता है और स्वतंत्रता के साथ वो अपने सारे कार्य करता है। किसी भी प्रकार का उसको रोक टोक नहीं होता है। और इसमें क्या क्या कहा जाता है भाई, करके सीखना, करके सीखना पर बल दिया जाता है। करके सीखने पर बल दिया जाता है। क्यों भाई करके? तो एक उदाहरण बता रहे हैं। उदाहरण, एक बालक हो, इसमें कहा जाता है कि एक बालक होता है, बालक को मना किया जाता है कि आग के पास न जाओ, आग के पास न जाओ। तो बालक क्या करता है, आग के पास बार बार चला जाता है। तो वो कहते हैं कि कुछ समय के लिए बालक को छोड़ दो। तो बालक को कुछ पल के लिए आग के पास जाता है और जैसे ही आग में हाथ लगाता है, जैसे ही आग को टच करता है, उसका हाथ क्या होता है, जल जाता है। और जैसे ही उसका हाथ जलता है फिर वो लगता है रोने। फिर कुछ समय के बाद जब वो ठीक हो जाता है फिर उसको कहा जाता है कि आग के पास जाओ। तो बालक क्या करता है, उस आग की जो जलने की अनुभूति होती है उसको वो याद आ जाता है और फिर दोबारा वो क्या करता है, आग के पास नहीं जाता है। जबरदस्ती ले जाने पर वो रोने लगता है, क्योंकि यहाँ पे उस पर शुरुआत में उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। तो वो बार बार आग के पास जाना चाहता था। लोगों ने उसको स्वतंत्र छोड़ दिया, कोई दबाव नहीं डाला, स्वतंत्र छोड़ दिया कि जाओ आग के पास। तो वो गया आग के पास और जैसे ही आग को उसने टच किया उसका हाथ क्या हुआ, जल गया। और जब हाथ जल गया तो वो रोने लगा। फिर हाथ जब उसका कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाता है तो फिर जैसे ही आग के पास उसको लाया जाता है फिर कहा जाता है छुओ। तो बालक क्या करता है, पुराने समय में जो कुछ दिनों के पहले उसके हाथ जल गया होता है उसकी अनुभूति कर लेता है कि भाई मेरा तो हाथ आग को टच किया था तो जल गया था, अब मैं इस आग को नहीं छूऊंगा। तो यानी वो चीज़ें हमको प्राकृतिक रूप से कुछ न कुछ सिखा देती हैं, इसीलिए करके सीखने पे बल दिया जाता है। तो उदाहरण में यही कह सकते हैं, बालक आग से जलने के बाद दोबारा आग को नहीं छूता, दोबारा आग को नहीं छूता है। क्यों भाई? क्या? क्योंकि वो जल चुका है। अभी तक कहा जा, इसमें क्या लाइन लिखी गई है, बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं दिया जाता। यानी वो जाओ, आग को छुओ, आग को महसूस करो। यानी जाओगे, कुछ काम करोगे तभी तुमको पता चलेगा। मैं लाख मना करता रह जाऊं अगर तुमको, लेकिन तुमको वो काम करके अगर सीखोगे तो वो ज्ञान क्या होगा, अस्थायी रूप से होगा। तो इस तरह से आग क्या है, अनुशासन के रूप में उसको पता चल गया कि अगर हम आग को जब भी टच करेंगे उसका अनुशासन यही है कि हमारा हाथ जल जाएगा। आग को कोई भी व्यक्ति टच करेगा उसका हाथ पैर जिस हिस्से से टच करेगा आग को, वो हाथ पैर जो भी हिस्सा होगा वो जल जाएगा। तो वही उसका अनुशासन है और अनुशासन के माध्यम से सीख लेता है कि आग के पास हमको नहीं जाना है। तो ये था प्राकृतिक अनुशासन। दूसरा अनुशासन क्या है? दूसरा अनुशासन क्या है? आधिकारिक कहा जाता है। आधिकारिक, आधिकारिक, आधिकारिक अनुशासन। आधिकारिक अनुशासन क्या होता है भाई? आधिकारिक अनुशासन क्या होता है?
इसमें कहा जाता है कि इसमें बच्चों को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। कहा जाता है इसमें बच्चों को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, नहीं दी। इसमें बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है भाई? क्योंकि ये एक अधिकार के अंतर्गत आता है, ये बड़ों के नियंत्रण में रहता है। कह सकते हैं यहाँ बच्चा बड़ों के नियंत्रण में रहता है, बड़ों के नियंत्रण में रहता है। बड़े उसको जैसा समझाते हैं, जैसा उसको बताते हैं कि देखो ये समाज में अच्छी चीज़ें हैं, समाज में ये ऐसा कार्य करना है, समाज में ऐसे ऐसे काम को करना है, ठीक। तो उससे आदर्शों को, मूल्यों को वो बताते हैं और उस आदर्शों और मूल्यों को बालक को बताते हैं और समझाते हैं। नैतिकता का विकास, सामाजिकता का विकास वो बड़े बताते हैं बच्चों को, तो बालक को वही चीज़ें पता चलती हैं, जिसमें अभिभावक कह सकते हैं, अभिभावक व शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कि महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें अभिभावक बालक किसके नियंत्रण में रहता है? अधिकारी के नियंत्रण किसके? अभिभावक। और विद्यालय में पहुंचने के बाद किसके नियंत्रण में रहता है? शिक्षक के नियंत्रण में रहता है। शिक्षक कहता है कि हम एक क्लास में इस घंटी में ये चीज़ें पढ़ेंगे, तो बालक को क्या करना होता है? उस घंटी में उस चीज़ों को वो पढ़ना होता है। तो ये सारी चीज़ें बालक को अपने अनुसार अपने कार्यों को, जब तक वो कार्य ठीक ढंग से करना सीख ना ले, जान न ले, वो चाहते हैं कि अभिभावक कि हमारे नियंत्रण में, जब हमारे नियंत्रण में वो चीज़ें आ जाएं, ठीक। तो वो चीज़ें हैं कि बालक को अपने नियंत्रण में रह के उसकी सामाजिकता, नैतिकता, व्यवहारिकता, अनुशासन संबंधी जितने भी व्यवहार हैं वो सारे के सारी चीज़ें अधिकार के अंतर्गत आती है। और बालक, ये अधिकार, अनुशासन, ये नहीं, गलत नहीं है, ये बालक को समाज में रहने के लिए ही बनाया जाता है, कि समाज में अच्छा कार्य करने के लिए उसको नियंत्रण में रखा जाता है कि आगे चल के उसका भविष्य खराब ना हो, ठीक। अब बात करते हैं हम अगले अनुशासन की, ठीक। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब बात करते हैं इसके तीसरे प्रकार की। अगर आप जानते हो कुछ तो आप ही बताइए, देखा जाए कमेंट के माध्यम से कि आप भी अनुशासन के बारे में जानते हैं। वैयक्तिक अनुशासन तीसरा जो है, वैयक्तिक अनुशासन। वैयक्तिक अनुशासन, वैयक्तिक अनुशासन क्या होता है भाई? वैयक्तिक अनुशासन क्या होता है, आप बता सकते हैं तो बताइए। वैयक्तिक अनुशासन वो अनुशासन होता है जो बालकों पर नहीं लागू होता है। वैयक्तिक अनुशासन वो अनुशासन होता है जो बालकों पर नहीं लागू होता है। ये उन लोगों पर लागू होता है जो परिपक्व होते हैं, जो अपने विवेक से काम करते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या हमारे लिए वह सही कार्य है, क्या हमारे लिए वो सही कार्य नहीं है, क्या कार्य करें जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है, क्या अनुशासन हमारे लिए बनाया गया है। यानी जो वैयक्तिक अनुशासन है वो
बालकों के लिए नहीं बना है, वो शिक्षकों के लिए बना है। ठीक, जो व्यक्तिक अनुशासन है वो बालकों के लिए नहीं बना। अगर प्रश्न पूछ दे कि कौन सा ऐसा अनुशासन है जो बालकों के लिए नहीं है, तो आप कहेंगे कि व्यक्तिक अनुशासन वो अनुशासन है जो बालकों के लिए नहीं होता है। टीचरों के लिए क्यों होता है? टीचर के लिए इसलिए होता है, टीचर क्लास में जानता है कि हमको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है और किस विद्यार्थी को हमको किस तरह से प्रश्न पूछने हैं, समझाने हैं, बताने हैं, कवर करने हैं। तो ये सारी चीज़ें एक व्यक्तिक अनुशासन के अंतर्गत आती हैं कि क्लास को हमको साथ में लेके चलना है, ऐसी नहीं चीज़ें हैं। लेकिन हमको पर्सनल कुछ बालक क्या होते हैं, ठीक से पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो उनको भी ध्यान देना है। जो बहुत तेज विद्यार्थी होते हैं उनको भी ध्यान देना है। तो उसके लिए हमको ये चीज़ें हमको अपने विवेक का प्रयोग करना है। विवेक में ये चीज़ें कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हम पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाने से बालक वो चीज़ें सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, क्या बालक को और बढ़िया से पढ़ाएं तो क्या अभी चीज़ें वो नहीं जान पा रहा है वो और अच्छे ढंग से जानेगा, क्या हमारे लिए वो चीज़ें उचित है, क्या हमारे लिए अनुचित है। ये किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं थोपा जाता है, ये स्वयं पर नियंत्रण होता है, किसी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं होता है। तो इसमें कहा जाता है कि यह अनुशासन बालकों के लिए नहीं होता है, बालकों के लिए नहीं होता है, बल्कि परिपक्व यानी कक्षा के अध्यापक के लिए होता है। इसमें क्या उचित क्या अनुचित, यह बात वह अपने विवेक से तय करता है। विवेक से तय करता है का मतलब किसी विवेक नामक व्यक्ति से पूछ के अपनी बात तय नहीं करता है, अपने दिमाग का प्रयोग करता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये सारी बातें एक परिपक्व व्यक्ति ही कर सकता है। और कक्षा में परिपक्व व्यक्ति कौन होता है? टीचर होता है। और टीचर को क्या सही है, क्या गलत है, किसको प्रश्न पूछना है, किसको थोड़े से कम प्रश्न पूछने हैं, किसको कठिन प्रश्न पूछने हैं, ये टीचर को भी भली भांति पता होता है। तो ये अनुशासन की भी एक श्रेणी में आता है जिसको व्यक्तिक अनुशासन कहा जाता है। ठीक, इसमें कहा जाता है किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं थोपा जाता, यानी इसमें किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं थोपा जाता है, नहीं थोपा जाता है। यानी कोई भी कार्य करने के लिए जबरदस्ती नहीं किया जाता कि नहीं तुमको डॉक्टर ही बनना है, तुमको डॉक्टर ही बनना है, तुमको इंजीनियर ही बनना है, तुमको इंजीनियर ही बनना है। नहीं, क्या बालक की क्या मानसिकता है, किसके अनुसार वो पढ़ना चाहता है, क्या सीख चुका है, क्या सीखना अभी बाकी है, ये सारी चीज़ें व्यक्तिक अनुशासन के अंतर्गत ये बालक को कर सकता है शिक्षक। और किस रूप में? उस पर कोई भी दबाव नहीं थोपेगा कि ज़बरदस्ती तुमको डॉक्टर बनाएगा, तुमको इंजीनियर बनाएगा, तुमको शिक्षक बनाएगा। जो बालक बनना चाहता है वही बनाएगा। ठीक, इसी को व्यक्तिक अनुशासन कहते हैं। अब बात करते हैं लास्ट की, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट है चौथा, सामाजिक अनुशासन। सामाजिक अनुशासन क्या होता है भाई?
सामाजिक अनुशासन क्या होता है? सामाजिक अनुशासन वो अनुशासन होता है जो समाज द्वारा मान्यता प्रदान किया गया रहता है। यानी हम कह सकते हैं समाज द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया रहता है। समाज के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया रहता है, समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया रहता है। यानी समाज में जो भी कार्य हो रहे हैं एक सामाजिक मान्यता के अनुसार हो रहे हैं। जैसे शादी विवाह होते हैं तो एक सामाजिक मान्यता के अनुसार ही तो होते हैं। हाँ, बिल्कुल सामाजिक मान्यता के अनुसार होते हैं। अगर हम सामाजिक मान्यता को करते हैं तो हमारी प्रशंसा की जाती है। हम सामाजिक मान्यता को मानकर आगे बढ़ते हैं तो हमारी प्रशंसा की जाती है। अगर हम नहीं मानते हैं तो अगर हम सामाजिक मान्यता को नहीं मानते हैं तो हमारी निंदा की जाती है। हमारी निंदा की जाती है। आगे अगर हम समाज की मान्यता को मानेंगे तो हमारी प्रशंसा की जाए कि भाई ये बड़ा सामाजिक लड़का है, बड़ा गुड लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। अगर हम जो स्कूल में सीखे रहते हैं और वो चीज़ें हम जाके बाहर प्रयोग करते हैं, जैसे हमने अनुशासन में सीखा, पहले हम स्कूल में नहीं पढ़ते थे तो हम जिस तरह से कपड़े पहनते थे वैसे कपड़े पहन के घूम लेते थे, चल लेते थे। लेकिन स्कूल के जाने के बाद एक स्कूल का ड्रेस कोड निर्धारित हुआ और उस ड्रेस कोड को आप पहन के स्कूल में जाते हैं। पता नहीं आप बाहर किस तरह से बातें करते थे, तो आप अनुशासन के तहत क्या किए, स्कूल में आने के बाद अपनी लैंग्वेज को चेंज किए। पहले स्कूल में बड़े छोटों के बीच आप अंतर नहीं समझ पाते थे, जिसको जिस भाषा से मन करता था उस भाषा से बुलाते थे। कॉलेज में आने के बाद क्या करते हैं, आपके उस चीज़ का अनुशासन के द्वारा बड़े को किस तरह रिस्पेक्ट देना है, छोटों को किस तरह से रिस्पेक्ट देना है, ये सारी चीज़ों का आपको ज्ञान हो जाता है। टाइम का ज्ञान हो जाता है, समय का ज्ञान हो जाता है, अपने कार्यों का उत्तरदायित्व निर्वहन करने का भी ज्ञान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक मान्यता के अनुसार कार्य करती हैं। अगर हम इस कॉलेज में जो भी कुछ सिखाया गया रहता है, एक अनुशासन में जो भी कुछ सिखाया गया रहता है, अगर हम उसका बाहर प्रयोग करते हैं और अच्छे ढंग से प्रयोग करते हैं तो हमारी प्रशंसा की जाएगी। लेकिन उसी कार्य को हम ठीक ढंग से नहीं करते हैं और हमारे लिए, समाज के लिए वो अच्छा नहीं होता है, तो उसी कार्य के लिए निंदा भी की जाएगी। जिस कार्य को सामाजिक मान्यता प्रदान है उस कार्य को करेंगे तो बिल्कुल ठीक है। शादी विवाह हुआ, कहीं घूमने जाना, किसी नियम कानून का पालन करना, ये सारी चीज़ों को सामाजिक मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन सामाजिक अनुशासन में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन। अब बात करते हैं अनुशासन के सिद्धांत। बहुत छोटे से फॉर्म में बात करते हैं अनुशासन के सिद्धांत की। अनुशासन के सिद्धांत, अनुशासन के सिद्धांत अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, 3 प्रकार के सिद्धांत होते हैं, दमनात्मक, प्रभावात्मक, मुक्तयात्मक। कह सकते हैं पहला दमनात्मक सिद्धांत, दूसरा है प्रभावात्मक सिद्धांत, तीसरा है मुक्तयात्मक सिद्धांत। ये इस तरह के अनुशासन के सिद्धांत हैं।
ये 3 प्रकार के आप कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे। अगर ये शब्द मैंने लिखा है तो आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, डीएलएड किया है, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल पता होंगी कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ। सबसे पहले दमनात्मक सिद्धांत की बात करें, ये सबसे क्रूर सिद्धांत माना जाता है, सबसे क्रूर सिद्धांत माना जाता है और सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है। यानी कह सकते हैं सबसे प्राचीन व क्रूर सिद्धांत माना जाता है, क्रूर सिद्धांत माना जाता है। क्यों भाई इसको सबसे प्राचीन व क्रूर माना जाता है? क्योंकि प्राचीन समय में जो अनुशासन करने का जो विधान था वो एकदम एक आधार पे था। जैसे राजा उस समय राज करते थे, राजाओं की बात क्या होती थी, माननी पड़ती थी। राजा जिस प्रकार की सजा दे दे वो मानना पड़ता था, राजा जिस तरह का दंड का विधान कर देता था वो मानना पड़ता था। एक छोटी सी गलती के लिए वो फांसी की सजा दे देता था तो भी मार देता था, और 100 खून के लिए वैसे आपको फ्री कर देता था तो भी मानना पड़ता था। इसीलिए कहा जाता है कि दमनात्मक वो सिद्धांत जैसा राजा चाहता था, क्योंकि उसमें राजा ही राज्य करते थे और उस तरह के सिद्धांतों का विधान किया गया था और राजा जैसा कहता था वैसा ही किया जाता था। यानी ये राजनैतिक प्रभाव के कारण ऐसा होता था। यानी उस समय राजनैतिक प्रभाव हावी था। क्या था? राजनैतिक प्रभाव हावी था। अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड देना पड़ता था। कहते हैं अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड देना पड़ता है। अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड देना पड़ता था। यानी उस समय राजा क्या करता था? अनुशासन बनाने के लिए किसी न किसी प्रकार का दंड विधान किया रहता। उसी में कोई राजा बड़ा अच्छा होता था कि एकदम पूरी तरह तह तक जाता था, उसको पता लगाता था क्या सही है क्या गलत है, तो वो उस तरह के कार्य करता। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को कानों से सुन लिए, इसने गलत किया पर उसकी तह में नहीं गए तो उस तरह के सज़ा का भी ध्यान, निर्दोष को भी इस समय सज़ा हो जाती थी। तो राजनैतिक प्रभाव हावी था। लेकिन आज के डेट का जो अनुशासन है, अनुशासन की शक्ति क्या ऐसे कक्षाओं में लागू है क्या? आज की कक्षाओं की बात करें, उस समय भी शिक्षक जो शिष्य होते थे उनको दंड का विधान किया गया रहता था। उनको कोई गलत चीज़ें कहते थे तो उनको सजा दीजिए, 1 दिन के लिए भोजन नहीं, 2 दिनों के लिए भोजन नहीं, उपवास का, कुछ दंड का और भी विधान किया गया रहता था। लेकिन आज के डेट में ऐसे शिष्यों के लिए ऐसा किया गया है क्या? आज के डेट में ऐसे शिष्यों के लिए किया गया है क्या? आज तो कहा जाए कि किसी स्टूडेंट को कोई थप्पड़ मार दे, किसी स्टूडेंट को प्यार से ऐसे थप्पड़ मार दे कि उसको चोट ना लगे, लेकिन हाँ एक तरीका है मारने का। किसी भी स्टूडेंट को हम कह सकते हैं एक लाइन में मार नहीं सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को हम मार दिए तो वो बालक हमारे लिए किसी न किसी प्रकार का दंड का विधान कर ले रहे हैं, ठीक। और आज के जनरेशन में हम किसी बालक को फेल भी नहीं कर सकते हैं। आज की बात करें तो हम किसी बालक को फेल नहीं कर सकते, दंड नहीं दे सकते। अगर किसी विद्यार्थी को हम फेल करते हैं तो जेल की भी सज़ा हो सकती है, ठीक। अगर किसी विद्यार्थी को हम फेल करते हैं तो जेल की भी सज़ा की विधान किया गया है। तो वो उस समय की बात है और उस समय दंड दिए जाते थे। और किस रूप में? दमनात्मक रूप से अनुशासन बनाया जाता था, यानी किसी भी प्रकार का दमन कर दिया जाता। हमको अनुशासन बनाए रखने के लिए हम दमन करते थे, किसी भी प्रकार का दमन करते थे। अब बात करते हैं प्रभावात्मक अनुशासन क्या होता है? हम किसी न दबाव में के द्वारा, न किसी भी प्रकार के दबाव के द्वारा और न किसी प्रताड़ना के द्वारा, ठीक। हम न किसी दबाव में रहते हैं न किसी प्रताड़ना के द्वारा, कह सकते हैं न दबाव में न प्रताड़ना के द्वारा। ना हम किसी दबाव में कार्य करेंगे, ना प्रताड़ना के द्वारा करेंगे। हम क्या कार्य करेंगे? एक प्रभाव में कार्य करेंगे। प्रभाव किस रूप में? हम आइडियल आपके लिए हैं तो आप हमको आइडियल मानिएंगे। कोई भगत सिंह को आइडियल मानता है, कोई महात्मा गांधी को आइडियल मानता है, कोई जिस रूप में जिसको आइडियल मानता है। लेकिन कक्षा में सुपरस्टार कौन होता है?
शिक्षक ही तो होता है। और शिक्षक जब सुपरस्टार है तो क्या होगा, शिक्षक को ही लोग आइडियल मानते हैं, तो शिक्षक को किस रूप में होना चाहिए, शिक्षक का प्रभाव ही बोलता है। ठीक, शिक्षक का प्रभाव किस रूप में होगा, वो शिक्षक का प्रभाव किस रूप में होगा, वो चरित्रवान होगा, चरित्रवान होगा और योग्य होगा, चरित्रवान होगा, योग्य होगा, और क्या कह सकते हैं भाई, आदर्श होगा, हमारे लिए आदर्श होगा। अगर इस तरह की योग्यताएं पाई जा रही हैं उस समय, तो ये प्रभावात्मक सिद्धांत के अंतर्गत, यानी अनुशासन की एक व्यवस्था होती है कि सर मेरे बड़े अच्छे हैं, सर मेरे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सर मेरे बहुत अच्छे, मुझे भी सर की तरह बनना पड़ेगा। तो सर के भाई बनने के लिए हमको ये चरित्रवान बनना पड़ेगा, योग्य होना पड़ेगा, आदर्शवादी होना। इससे बालकों पे खुद अनुशासन में आने की शक्ति बढ़ती है, अनुशासन में आने के लिए प्रेरित होते हैं कि सर की तरह हम भी टीचर बनेंगे। तो इसके लिए भाई ये सारी चीज़ें हमको करनी होगी, एक डिसिप्लिन में हमको रहना पड़ेगा। ठीक, तीसरा है मुक्तियात्मक सिद्धांत क्या कहता है भाई, ये कहता है बालक न इसमें दमनात्मक होता है ना प्रभावात्मक, यानी दमनात्मक प्लस प्रभावात्मक नहीं होता है। यानी इन दोनों अनुशासनों का विरोध कौन करता है, मुक्त्यात्मक सिद्धांत जो है, मुक्त्यात्मक अनुशासन जो है, इन दोनों सिद्धांतों का विरोध करता है। मुक्त्यात्मक सिद्धांत क्या होता है भाई, मुक्त्यात्मक सिद्धांत बालक अपने हिसाब से कार्य करेगा, यानी बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के लिए उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा। यानी बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के लिए उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा। यानी बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के लिए उसको क्या किया जाएगा, स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा। नहीं, बालक जो करना चाहता है, जैसे करना चाहता है वो करे। शिक्षक का कार्य यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ उसका निरीक्षण करे, उसका वाच करे, पथ प्रदर्शक के रूप में रहे। यानी बालक जो भी कर रहा है उसको एक माहौल दे और माहौल के अंतर्गत सिर्फ उस पर नियंत्रण किस रूप में, बस निरीक्षण करे, बालक क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, उन चीज़ों को वो देखे। ये मुक्त्यात्मक सिद्धांत के अंतर्गत, मुक्त्यात्मक अनुशासन के अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत के कहा जाता है, इस सिद्धांत के जो हैं ये रूसो हैं, स्पेंसर इसके माने जाते हैं। ये आदर्शवादियों का, प्रश्न पूछ दे ये किसके सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो आदर्शवादियों के, ये प्रकृतिवादियों के अंतर्गत आता है। ठीक, ये दमनात्मक क्या है, मुस्लिम कालीन जो शिक्षा थी वो उसके अंतर्गत आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को कन्फर्म हो गई हो कि अनुशासन की शक्ति क्या होती है, किस किस तरह से पहले समय में और आज के समय में कैसे कैसे अनुशासन किया जाता है। आई होप ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अनुशासन की शक्ति। तो अभी तक जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबसे ज़्यादा शेयर करें भैया। अपने तक वीडियो बना के मत रखिए, केबीएस का पेपर बहुत जल्दी फरवरी के लगभग सप्ताह में होता है, तो फरवरी के लिए रेडी रहें और वीडियो को देख के अधिक से अधिक लाभ उठाएं। धन्यवाद।